Are you serious? Yes, 90% of businesses close in the first year. जिनके पास घर के प्रॉपर्टी पेपर्स थे वो नहीं रहे हैं, बट उन बच्चों के पास फोटोकॉपीज हैं। उस केस में क्या हम लोन ले सकते हैं? He was in 2 shows, Splitsvilla में भी था, Big Boss में भी था, तो मैंने उनका लोन सैंक्शन कराया। तो इंडिया का इतिहास है कि लोन लेके लोग बाहर ही जाते हैं। Even when you are diagnosed, diagnosis पे बैंक लोन विव ऑफ कर देता है। So मैं ऑक्शन की प्रॉपर्टी को एक कच्चा लालच बोलूँगा। When FIR has to be done against that particular property. ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से मेरे को परसेंटेजेस में कैसे डिफरेंस आ जाता है? This is one of the best kept secrets of banks, जो ना कंसल्टेंट्स आपको बताते हैं, जो ना बैंक आपको खुद बताता है। कोविड फेज में हमने बहुत फैमिलीज ऐसी देखी हैं जिन लोगों ने इंश्योरेंस ली थी, देयर फैमिलीज आर सिक्योर जस्ट बिकॉज हमने कितनी अनटाइमली डेथ्स देखी हैं उस फेज में। करेक्ट। हम जितने बैंक्स के पास डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो हमारा सिविल इफेक्ट होता है उस चीज़ से। 100%। If an individual has never taken a loan, so उसका सिविल होगा -1। What are your go-to tips so that people don't get cheated in the market? बिजनेसमैन को कम लोन मिलता है और सैलरी क्लास पर्सन को ज्यादा लोन मिलता है। क्या ये एक्चुअली मिथ है? हाय एवरीवन, मैं हूं करण, बिग स्टेप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से। हम आपके अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं। वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट कॉल्ड रियल एस्टेट सिंप्लीफाइड फॉर यू एंड वी आर कॉलिंग ऑल दोज पीपल जो आपकी अपनी रियल एस्टेट जर्नी को स्मूथ और इजी बनाते हैं। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ रियल एस्टेट सिंप्लीफाइड विद करण एंड वी हैव आवर गेस्ट मिस्टर साहिल आनंद विद अस। हाय साहिल। Hi Karan। So Sahil has a company called the Lending Tree Financial Services. He is into loans business. Sahil, please tell us about your journey of Lending Tree Services. So first of all, Karan, I would like to thank you for having me here. It's an honor to be here on this show. मुझे लगता है 14 साल की जो जर्नी मेरी थी उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से आई हैव बिन रिकॉग्नाइज्ड, आई हैव बिन कॉल्ड हियर, सो थैंक यू वेरी मच। तो आपने पूछा कि मेरी जर्नी अभी तक कैसी रही। सो आफ्टर माई MBA आई वर्कड इन अ बैंक कॉल्ड कोटक महिंद्रा बैंक, सो स्पेंड 2 years इन दैट बैंक। और 2 साल बाद बैंक में रहने के बाद मैंने रियलाइज करा आई वॉज एक्चुअली इन दी रिटेल लाइबिलिटी साइड। सो हम ब्रांच बैंकिंग में था मैं। सो वहाँ पे रहने के बाद मैंने रियलाइज करा कि अभी तक हम कस्टमर्स को पुश सेलिंग कर रहे हैं। सो बैंक का भी सिर्फ फोकस उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स सिर्फ इनके ऊपर था। सो वी वर पुश सेलिंग टू आवर क्लाइंट्स। सो उस टाइम पे हमने डिसाइड करा व्हाई नॉट बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वेर इन यू आर हेल्पिंग योर क्लाइंट्स Correct. इन टर्म्स ऑफ अरेंजिंग फंड्स, Correct. वेर इन द क्लाइंट एक्चुअली हम वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं क्लाइंट की जो उसको है, रादर देन क्रिएटिंग अ रिक्वायरमेंट of investments. So that is when the idea of Lending Tree Financial Services started. I came into loans, and from there I started my journey of home loans, loan against property, CC limits, and I ventured into loans. Thank you so much, Sahil, for coming onto the podcast. And I hope with your insights, we will be able to make people. हम लोग मिलकर वो सारे क्वेश्चन आंसर कर देंगे जो लोगों की जर्नी में लोन लेने से लेकर घर लेने तक की जर्नी होती है, उसको ईजी करेंगे। सो साहिल, आप मेरे को एक सवाल आपसे शुरुआत करते हैं इस सवाल से। सबसे बड़ा सवाल जो आजकल सबके दिमाग में आता है कि मेरा सिबिल बिगड़ा हुआ है या नहीं। So इससे पहले एक सवाल आता है लोगों का कि हमें लोन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। करेक्ट। सो सिबिल सिबिल तो सिर्फ हम चेक करते हैं वेदर टू सी द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पर्सन, बट सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि क्या मुझे लोन मिलेगा। तो यस, उसके लिए हम कस्टमर्स के फाइनेंशियल्स देखते हैं। हर बैंक की रिस्क एपेटाइट अलग है, हर बैंक की इनकम असेसमेंट तरीका अलग है। सो अ कंसल्टेंट एक्चुअली लुक्स एट द फाइनेंशियल्स, टेल्स टू अ कस्टमर कि सर आपके फाइनेंशियल्स में ये इनकम है, ये इनकम से ये पर्टिकुलर बैंक है जो आपको इतना अमाउंट का लोन दे पाएगा। सो वी ब्रिज द गैप बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। इन फर्स्ट इंस्टेंट इट इज़ नॉट अ हिट एंड ट्राई मेथड कि आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला मुझे लोन दे दो, बैंक ने एक अपनी इनकम असेसमेंट के हिसाब से आपको एक लोन एलिजिबिलिटी बता दी, एंड देन आप डिसाइड कर रहे हो कि यार शायद मुझे उससे ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। करेक्ट। सो कंसल्टेंट कम्स इन टू प्ले वेर इन कंसल्टेंट टेल्स यू कि नहीं सर ये बैंक नहीं, ये वाला बैंक आपको इस अमाउंट के लिए एलिजिबल हो और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। सो हम आपके हिट एंड ट्राई मेथड को, जो आप 4 बैंकों के पास, 3 बैंकों के पास जाते हो और अपना जब आप बैंक के पास जाते हो एवरी पॉइंट इन टाइम योर सिबिल गेट्स रिड्यूस्ड। अच्छा। सो हर इंक्वायरी पे 5 पॉइंट कम हो जाते हैं आपके सिबिल के। सो आप 5 बैंक के पास गए, आपके 25 पॉइंट ऑलरेडी कम हो गए। सो जो 5th बैंक हो सकता है आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे पाता, वो नहीं देगा क्योंकि आपका सिबिल ऑलरेडी 25 पॉइंट कम हो चुके हो। यस। सो ये मेरे को लगता है कि आज तक शायद किसी को नहीं पता था कि हम जितने बैंक्स के पास डायरेक्टली अप्रोच करते हैं या जाते हैं, यस, तो हमारा सिबिल इफेक्ट होता है उस चीज़ से। 100%।
तो आपका कहना ये है कि व्हेन वी ट्राई टू टेक द लोन्स, हम लोग जब लोन लेने जाते हैं, फॉर दैट मैटर कोई भी लोन लेने जाते हैं, तो हमारे को बैंक्स को डायरेक्टली अप्रोच ना करके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, डीएसएस जिसको हम बोलते हैं, डीएसएस के थ्रू अप्रोच करना चाहिए। तो उससे हमारी सर्विसेज और आसान हो जाती हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज हमारे को डीएसएस प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्ट बैंक से नहीं मिलती हैं, वो क्या सर्विसेज हैं जो डीएसएस हमारे को दे सकते हैं साहिल? सर डीएसएस आपको डोर स्टेप सर्विस देते हैं, ओके, राइट? सो फ्रॉम चेकिंग योर सिबिल फर्स्ट हैंड, कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। आजकल बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। गो टू गूगल, आप अपना सिबिल में ही हु इज़ द ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस, आप वहाँ पे अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं। वन टाइम आपको एक्सेस मिलेगा आपका सिबिल स्कोर चेक करने का, अपनी सिबिल रिपोर्ट चेक करने का। ठीक है। सो आप ये भी देख सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग कौन कौन से लोन चल रहे हैं, कौन से लोन के अंदर कौन से मंथ में, अगर आपने किसी भी मंथ में कोई ईएमआई डिले करी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं वहाँ से। अच्छा, इट इज ऑल अवेलेबल ऑनलाइन? एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो डीएसएस आपको क्या सर्विस देते हैं? फ्रॉम चेकिंग योर सिबिल टू टेलिंग यू विच बैंक इज गोना गिव यू व्हाट अमाउंट, आपका लोन फाइनलाइजेशन कराना, आपकी डील बैंक से फाइनलाइज कराना से लेकर नेगोशिएटिंग विद द बैंक। सो आप अगर एक कस्टमर एज एन इंडिविजुअल बैंक के पास जाते हैं, आप अपने प्राइमरी बैंक के पास जाएंगे जिसके साथ आप लोन कर रहे हैं, मेरा अकाउंट है, आप उसके लिए एक कस्टमर हैं, राइट? सो बैंक ने जो आपको डील दी, आपको लगता है मेरे बैंक ने मुझे डील दी है, ये फाइनल डील है, हाँ, बट डीएसएस ऑल्सो नेगोशिएट ऑन योर बिहाफ, जस्ट बिकॉज हमारा रोज का काम यही है। बट जनरली एज अ कंज्यूमर मैं तो उसी बैंक के पास जाऊंगा जिसके पास मेरा बैंक अकाउंट रन कर रहा है, मेरा क्रेडिट कार्ड का अकाउंट रन कर रहा है। यस, बट डीएसए हमारे लिए और बैंक्स के ऑप्शन खोल के रखता है टेबल 100%. So I work with 28 banks and NBFCs in Delhi. पे। दैट्स अ ह्यूज नंबर यार। Yes. That's a So I've huge got a buffet of banks. मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर से जाके कि सर ये वाला फ्रेगनेंस या ये वाली प्रोडक्ट आपके लिए सबसे अच्छा है। तो यू हैव अ प्लेटर Yes, फॉर अस। a platter. एंड जब हम डीएसएस की बात करते हैं साहिल, तो डीएसएस कुछ सर्विस कंज्यूमर से भी चार्ज करते हैं, कुछ सर्विस फी कंज्यूमर से भी चार्ज करते हैं? नहीं, डीएसएस आपने 3 Idiots मूवी देखी है, उसके नाम में बोलता है फ्री फ्री फ्री। सो डीएसएस आपके लिए फ्री हैं, वी चार्ज अ बैंक्स फॉर आवर सर्विसेज। ओके, सो आवर रेम्युनरेशन कम्स फ्रॉम द बैंक। बट कई कस्टमर्स के दिमाग में ना एक परसेप्शन बना होता है कि फ्री में कैसे मिल रहा है, राइट? सो हम फिर भी ये एक्चुअली कई प्रैक्टिसेस कई डीएसएस ने शुरू करी थी जो कस्टमर्स को चार्ज कर रहे थे, बट हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। वी डोंट चार्ज आवर कस्टमर्स, वी गिव यू फ्री कंसल्टेंसी। फर्स्ट हैंड आपको बताते हैं कि सर आपको कौन सा बैंक से कितना अमाउंट मैक्सिमम मिलेगा। सो कई कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें लोन ज़्यादा चाहिए, कई कस्टमर्स की डिमांड होती है हमें सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चाहिए। सो फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अ बैंक हु विल गिव यू द बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू आइडेंटिफाइंग अ बैंक हु विल गिव यू द मैक्सिमम लोन अमाउंट एज पर योर रिक्वायरमेंट। So we tell you, we do the customer profiling. Based upon that customer profiling, we tell you which bank is going to give you loan. So ऐसा नहीं है कि हर बैंक हर कस्टमर को लोन देगा। अच्छा। Yes. ये भी एक कैच है इसके अंदर। हमारे को तो परसेप्शन है कि हमारे को मतलब हम सबको ही फोन जाते हैं कि आप लोन ले लो और अब रैंडम अमाउंट सैंक्शन हो रखा है आपके लिए, बट हमारे को तो सबको एज अ कंज्यूमर परसेप्शन है कि लोन्स तो इजीली, मतलब मैं आज हाँ करूँ मेरे को आज लोन मिल जाए। सो लोन्स ईजी हो गए हैं सबको मिलने के लिए, द प्रोसेस हैज़ बिन सिंप्लीफाइड, बट ज़रूरी नहीं है वो आपकी रिक्वायरमेंट मीट करे। ओके। सो आपको लोन्स के लिए फ़ोन आते हैं, आपको क्या ये चीज़ पता है कि आज के रेट में, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ होम लोन राइट नाउ? आपने क्या सुना है? आई बिलीव 8 to 9%। 8 to 9%। सो 8 to 9% में 1% का वेरिएशन है। हाँ। ज़्यादातर लोग जिनको कॉल्स आते हैं, जो सुनते हैं, या फिर जो प्री अप्रूव्ड लोन भी आपको आपके सिस्टम में दिखते हैं, those are at 8.7, 8.8% or 9%, right? So the lowest home loan rate available as of now is 8.35%. 8.35%? Yes. And that's with the nationalized bank or the Both. private banks? Both nationalized and private banks. Okay. So coming on to this यार, मेरे को एक चीज़ जाननी है, I am very curious about it. So when we speak to different DSAs ना, अब मैं भी घर लेने जाऊँगा या कोई भी घर लेने जाता है, तो एक होता है कि एक सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं। तो सेकंड ओपिनियन के लिए ना मैं दूसरे डीएसए के पास भी जाऊंगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के पास भी जाऊंगा। ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से मेरे को परसेंटेजेस में कैसे डिफरेंस आ जाता है? सो परसेंटेज में डिफरेंस ऐसे आता है कि मान लीजिए एक डीएसए है हु इज़ वर्किंग विथ से 30 बैंक्स और 32 बैंक्स, और एक डीएसए है जो स्पेशलाइज करता है सिर्फ 2 या 3 बैंक्स के अंदर।
सो जो जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास सिर्फ 2 या 3 बैंक्स होंगे वो उन्हीं का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता पाएगा. ओके. vis-a-vis a person who's working with 30 banks, who knows the policy of 30 different banks, he'll be able to give you a difference of from a range varying from 8.35% to 9.25% as well. So वो पूरा रेंज आपको बता पाएगा कि सर हो सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी ले रहे हो वो रेगुलराइज एरिया की प्रॉपर्टी हो, राइट. सो उस पर 8.35% का रेट एप्लीकेबल ना हो. सो ये सारी वेरिएशंस डिपेंड्स अपॉन योर सिबिल. What is your current CIBIL rate? What is the loan amount that you're looking at? What is your current income? And the property that you're looking at buying. तो एक चीज़ ये भी है कि मेरे को अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने बड़ा बताया कि इफ़ यू डोंट हैव एनी क्रेडिट कार्ड्स आपका सिबिल इफेक्ट होता है. So any individual who's never taken a loan, अच्छा. उनका हम बाय लोन वी मीन द क्रेडिट कार्ड वाला लोन. anything, any form of अच्छा, loan. ठीक So credit card is also a form of loan. एग्जैक्टली. जो आपको 40 days के लिए मिलता है. हाँ. राइट. सो इफ एन इंडिविजुअल हैज़ नेवर टेकन अ लोन, उसने आज तक कोई लोन नहीं लिया, सो उसका सिबिल होगा -1. अच्छा. यस. सो -1 सिबिल शोज दैट यू हैव नॉट बीन ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस एज ऑफ नाउ. तो आपको अपना सिबिल सॉलिड करने के लिए भी आपको क्रेडिट कार्ड एटलीस्ट रखना चाहिए. एटलीस्ट रखना चाहिए. सो दैट आपकी जो अर्ली पेमेंट्स हैं दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर अकाउंट. यस. सो टाइमली पेमेंट्स. सो आप अपने क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं, सो क्रेडिट कार्ड की टाइमली पेमेंट्स करते रहिए. ड्यू डेट से एटलीस्ट 3 या 4 दिन पहले आप पेमेंट कर दीजिए. तो आपका सिबिल मेंटेन रहता है. तो आपका सिबिल मेंटेन रहेगा. बट सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड लेने से आपका सिबिल फॉर्म नहीं होता. अच्छा. ये भी एक मिसकंसेप्शन है लोगों कि मेरे पास 8 क्रेडिट कार्ड हैं तो मेरा सिबिल स्कोर तो 850 प्लस होगा. ऐसा नहीं है. सो जब हम सिबिल देखते हैं तो सिबिल के अंदर भी एक बैलेंस मेंटेन होता है, राइट. Only having credit cards does not maintain that balance. Okay. So if you have say a few credit cards, 2 or 3 credit cards हैं जिनको आप healthy यूज़ कर रहे हैं, एक कार लोन है, एक हाउसिंग लोन है, that gives you a healthy balance and that also gives you a credit worthiness कि एक इंडिविजुअल ये 3 टाइप के लोन चला रहे हैं and he is not delayed his payments or defaulted on his payments. So that gives you a credit worthiness. Okay. So credit CIBIL वहाँ से आपका हेल्दी शुरू होता है. एंड अगर हम सिबिल स्कोर की बात करें, क्या सिबिल स्कोर हेल्दी है? सो एनी सिबिल स्कोर विच इज अबव 750 पॉइंट्स इज अ हेल्दी सिबिल. यस. यस. ओके. सो आपने ना अभी लोन को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करा है. नाउ वी सिंप्लीफाई रियल एस्टेट विद लोन्स. यस. तो हमारे रियल एस्टेट के अंदर कितने तरीके के लोन्स मिल सकते हैं? सर रियल एस्टेट के अंदर करंट साथ में अगर हम बात करें तो फर्स्ट लोन इज, अगर मैं आपके रियल एस्टेट की बात करूँ, any customer who comes to you is for buying a property. Obviously. Right. So we give loans for purchasing a residential property, for renovating a residential property. Renovating a residential property. Yes. Okay. So if someone owns a house and wants to redevelop that house, or say for that matter just renovate that house, so banks also give loans for renovating that house, which comes under the category of a home loan. Okay. Home loan is a subsidized sector. मैंने ये चीज़ इनिशियली क्लियर नहीं करी. सो 2 टाइप्स के लोन होते हैं. एक आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं. दूसरा आपके पास आप एक घर परचेज कर रहे हैं, आप उसके लिए लोन ले रहे हैं. सो होम लोन इज़ अ सब्सिडाइज सेक्टर. होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सारे लोन से कम मिलेगा आपको. कम है. क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप घर लीजिए, घर में इन्वेस्ट करिए. करेक्ट. अपना घर बनाइए. एग्जैक्टली. राइट. सो मेनी सेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद इट. सो सब कहीं ना कहीं डेवलप होती है. इट इज अ डेवलपमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. यस. सो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लोएस्ट मिलेगा. सो रियल एस्टेट से आपका क्वेश्चन था कि कौन कौन से लोन्स हम साथ में कर सकते हैं. सो होम लोन, 1 इज फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी. सेकेंड इज रेनोवेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच अगेंस्ट कम्स अंडर होम लोन. थर्ड इज परचेज ऑफ अ रेजिडेंशियल प्लॉट. ओके. यस. सो आपका कोई कस्टमर अगर रेजिडेंशियल प्लॉट लेता है तो हम उसके लिए भी लोन देते हैं, विच इज कॉल्ड अ P+C कंस्ट्रक्शन. परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन. ओके. कंस्ट्रक्शन आप अभी नहीं करना चाहते, आपने अभी आपके पास सर्टेन फंड से आपने डिसाइड करा कि मैं अभी ये प्लॉट ले सकता हूँ. बैंक आपको 2 साल तक का टाइम देता है कि आप 2 साल बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करिए. आज आपने प्रॉपर्टी ली, आपको एक आर्किटेक्ट फाइनल करना है, उसका नक्शा पास कराना है. तो आपको मैप अप्रूव के लिए भी टाइम लगता है. देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑल्सो टेक्स. सो कंसिडरिंग ऑल दोस फैक्टर्स, बैंक गिव्स यू 2 years ऑफ अ टाइम टू कंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. सो बैंक ये भी होम लोन सेगमेंट के अंदर ही आता है फॉर परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन. ओके. इसके अलावा हम कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज,
इंडस्ट्रियल परचेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लोन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, सो ये सारे लोन्स। फार्म लैंड्स पे कोई लोन नहीं मिलता? नहीं, फार्म लैंड्स के ऊपर लोन नहीं मिलता जस्ट बिकॉज दीज आर एग्रीकल्चर लैंड्स। ओके। और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सरफासी फैक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सो बैंक लोन देने के बाद उस प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता बेचने के लिए। मेरे को लगता है जो नक्शा पास वाला चक्कर है ना, ये मेरे को किसी पॉडकास्ट में नहीं छोड़ेगा। हमारे हर एपिसोड के अंदर नक्शा पास के डिस्कशन हम जरूर कर रहे हैं। यस। सो होने भी चाहिए, Yes. क्योंकि अल्टीमेटली जब हम कोई प्लॉट ले रहे हैं या कोई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे नक्शे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। Yes. कि हमने रहना कैसे और उसको बनाना कैसे है। सो बैंक ये देखता है कि आपकी परमिसेबल लिमिट के अंदर आपने घर बनाया है, हाँ, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया है। कल को कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आके उसको डेमोलिश करने के लिए तो नहीं बोल देगी, तो बैंक ये चीज़ ज़रूर चेक करता है Okay. एक लोन देने से पहले। सो नक्शा पास आपके हर पॉडकास्ट में ज़रूरी है, बट बैंक्स के लिए तो प्रायोरिटी है अच्छा, चेक करना। ओके। सो यार साहिल, अब मेरे को एक चीज़ और जाननी है कि ये ना एक बड़ा मिथ है कि बिजनेसमैन को कम लोन मिलता है और सैलरीड क्लास पर्सन को ज़्यादा लोन मिलता है। क्या ये एक्चुअली मिथ है या ये सच है? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये मिथ है। बहुत बड़ा मिथ है। सो मैं ये बोलूँगा कि सैलरीड लोगों को ना लोन जल्दी मिल जाता है। आई टेल यू वाई, बिकॉज सिंप्लीफाइड है, एक सेट पर्टिकुलर सैलरी उनको मिल रही है, राइट। सो वो हम कहाँ से असेस करते हैं? उनकी सैलरी स्लिप से। सैलरी स्लिप से। बैंक बड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि एक रेगुलर सैलरी उनके अकाउंट में आ रही है। एवरी इनकम इज काउंटेड। यस, एवरी इनकम इज काउंटेड। सो बैंक्स के लिए लोन देना आसान है। बैंक का टैट 3 दिन से 4 दिन का है उसके अंदर, जस्ट बिकॉज योर सैलरी इज बिंग रिफ्लेक्टेड। बैंक उसका 65% अमाउंट तक, जो आपका सैलरी का 65% अमाउंट है, उसको एज एन EMI कंसिडर करके आपको लोन दे सकता है। ठीक है। If you do not have any other obligation, so that 65% will account for all the other obligations that you have. Okay. So for example, if you have a salary of 1 लाख रुपीज़, 65,000 तक की EMI आप दे सकते हो। अगर आपका कोई ऑटो लोन चल रहा है या कोई पर्सनल लोन चल रहा है या कोई और छोटा लोन चल रहा है जिसकी EMI 10,000 रुपीज़ है, सो 65,000 माइनस दो 10,000, 55,000 तक की आप EMI फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस कैन बी बोन। बट इट इज नॉट सेड कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे 80% तक का लोन मिल जाता है और कमर्शियल प्रॉपर्टी पे 65-70% तक का लोन मिल जाता सो है। ये दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। इनकम एलिजिबिलिटी इज अ डिफरेंट पैरामीटर एंड प्रॉपर्टी वाइज इट्स अ डिफरेंट पैरामीटर। अच्छा, सो बैंक दोनों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेता है आपको लोन देने के लिए, ठीक है। राइट। सो इनकम वाइज हो सकता है एन इंडिविजुअल माइट बी एलिजिबल फॉर अ 3 करोड़ रुपीज लोन, बट ही माइट बी बाइंग अ प्रॉपर्टी विच इज वर्थ 1 करोड़। करेक्ट। सो एक और मिथ जिसका आपने अभी अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर किया है कि लोगों को लगता है कि 90% लोन मिल जाएगा, प्रॉपर्टी के ऊपर 80% लोन मिल जाएगा। सो हाँ, प्रॉपर्टी के ऊपर 90% लोन मिलता है, बट वो सिर्फ उस केस में मिलता है वेयर द प्रॉपर्टी वैल्यू इज 30 लाख रुपीज। सो दिस इज एन दैट कम्स RBI। इनटू द अफोर्डेबल सेक्टर ना। सो ये RBI की रिस्ट्रिक्शन है, मतलब RBI की गाइडलाइंस है जिसके अंदर इफ द लोन अमाउंट इज स्टिल 30 लाख रुपीज यू कैन बी गिवन 90% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, लोन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके। If the loan varies from 30 lakhs to 75 lakhs, then 80% of the loan can be given on the property. But if the property value is higher than 75 lakhs, then only 75% of the market value of the loan can be given. अच्छा, these are the slabs which have government Yes. has made. Okay. Yes. Okay. So 75 lakhs and above, it will remain 75 lakhs. So 25% of the amount has to be borne by the customer who is buying the property. Okay. And 75% of the loan can be given Basically, by the bank. they want the skin in the game. Yes. सो साहिल, मेरे को एक चीज़ और जाननी है यार, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं एज रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। मुझे पता नहीं आप लोग ये फेस करते हो नहीं करते हो। देयर इज अ स्लाइट गैप इन द मार्केट वैल्यू एंड इन द रजिस्ट्रेशन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। Yes. डज दिस थिंग बॉदर यू? नहीं, ये हमें बॉदर नहीं करता। आई टेल यू वाई। सो जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं उनकी एक सेट पॉलिसी है दैट जो भी आपकी रजिस्ट्री अमाउंट है उसका 75% ही बैंक आपको लोन देगा। बट ये चीज़ हमें कहाँ बॉदर नहीं करती व्हेन वी कम टू द प्राइवेट बैंक प्लेयर्स। दे अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, सो वी कैन गिव अप टू 200% ऑफ द रजिस्ट्री वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन वैल्यू? यस। आई वांट एन एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो आपने बोला गैप छोटा है,
बट कई जगहों पे गैप बहुत बड़ा भी है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कस्टमर इज बाइंग अ प्रॉपर्टी वर्थ 4 crores Okay. and the registration value, the circle rate of that area is 1 crore. Okay. So 75% of the market value is what maximum we can go up to, and 200% of the 75% of 4 crore rupees. or 4 crore rupees, Okay. and 200% of the registry value. Okay. सो 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री थी, हम 2 करोड़ रुपए तक का उनको लोन दे सकते हैं, विच आर इज लोअर. Okay. सो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, अगर परमिटेशन कॉम्पिटिशन में अगर 1.5 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री है और 4 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है, तो 4 करोड़ रुपए का 75% इज 3 करोड़ रुपीज, 3 crore rupees. एंड 200% ऑफ 1.5 करोड़ Is again इज अगेन 3 3 करोड़ रुपीज. सो 3 करोड़ रुपए का हम लोन कर सकते हैं मैक्सिमम इस प्रॉपर्टी में. अगर ये रजिस्ट्री 1 करोड़ रुपए की होती तो हम 2 करोड़ रुपए का लोन कर पाते. सो विच एवर इज लोअर अमंग दिस, 75% और 200%. बैंक उसको कैसे कैलकुलेट करता है? सो बैंक ये लोन क्यों देता है? इसका रीज़न ये है कि आपका एक रिक्वायरमेंट है आपको प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए. सो आज आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपने वाइट में सेलर को कुछ अमाउंट देना है, तो आप वो बैंक उसके लिए आपको लोन दे रहा है. सेकेंडली, बैंक ये भी समझता है आपसे कि व्हेन यू आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस, आपको उसके अंदर फर्नीचर देना है, फर्नीचर फिक्सर्स डालने राइट? फिक्सर्स डालने हैं, आपको एसी लगाना है, आपको उसका इंटीरियर करवाना है. वो सब पैसे कहाँ से आएंगे? सो बैंक उसके लिए आपको रजिस्ट्री वैल्यू से ओवर एंड अबव सेम डे आपको लोन देता है. फर्नीचर फिक्सर्स के लिए भी लोन देता है? यस. ओके. सो सेम डे. सो द डे व्हेन द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, जिस दिन आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं उस दिन सेलर को एक अमाउंट चला जाता है जो आपका ड्यू है सेलर को देना, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो आपको मिल जाता है एज ए चेक. बैंक आप उसको बैंक कर सकते हैं, देन यू कैन यूज दिस मनी फॉर फर्नीचर एंड फिक्सर्स इन हाउस. Okay. And is there any kind of a difference in taking loan from a nationalized bank and a private bank? सिर्फ पॉलिसीज़ का. सो नेशनलाइज बैंक्स की सिर्फ 2 पॉलिसीज़ हैं लोन करने के पर्सपेक्टिव में. सो वन इज़ जो सबसे बेसिक है, जो सारे बैंक्स के पास है, जो भी आप ITR फाइल कर रहे हैं उस अमाउंट का 70% इनकम बैंक आपकी लेता है, और उसको डिवाइड बाय 12 जो आपकी मंथली अमाउंट आ रहा है उसकी इक्वलेंट आपको EMI दे सकता है लोन के फॉर्म में. Okay. ये प्रोडक्ट सारे बैंक के पास अवेलेबल है. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, नेशनलाइज बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, बट इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ बहुत ही लिमिटेड लोग फिट हो पाते हैं. Okay. अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें, लोगों की प्रेफरेंस क्या है, प्राइवेट बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक इन टर्म्स ऑफ लोन? सर लोगों की रिक्वायरमेंट बन गई है प्राइवेट बैंक्स. अच्छा. प्रेफरेंस ज़रूर नेशनलाइज बैंक्स में कहीं ना कहीं जो ओल्ड स्कूल हैं उनकी प्रेफरेंस है कि हम गवर्नमेंट बैंक से काम करें. ओके. वी डील विद बोथ बैंक्स. हाँ. सो हम नेशनलाइज बैंक के साथ भी काम करते हैं, गवर्नमेंट बैंक के साथ भी काम करते हैं. सो जिन ओल्ड स्कूल लोगों को जिनको लगता है कि हम सिक्योर्ड हैं नेशनलाइज बैंक के साथ, हम उनका लोन नेशनलाइज बैंक से करा देते हैं इफ़ दी प्रोडक्ट्स अलाउ एंड देयर रिक्वायरमेंट मीट्स. ओके. सो जैसे मैंने कहा कि लोगों की रिक्वायरमेंट तो होती है ज़्यादा लोन अमाउंट की, बट अगर वो कम लोन अमाउंट में सेटल कर सकते हैं तो हम उनको नेशनलाइज बैंक भी सजेस्ट कर देते हैं, just because private banks are very competitive. Their risk appetite has gone higher. They understand the market well. बहुत कॉम्पिटिटिव सेंस में ऐसे हैं कि कस्टमर प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी करते हैं, राइट? सो अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो प्राइवेट बैंक्स के पास शायद 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं नेशनलाइज बैंक से. Okay. So even if you're filing an ITR which is as low as 7 lakh rupees, a private bank can give you a loan of 5 crore rupees. Vis-a-vis a nationalized bank will only be able to offer you a loan of 60 lakhs. Because of the products they have. Yes. Okay. So nationalized banks have got products like your turnover. So if you're into a business and your business has got a decent turnover, अच्छी टर्नओवर है, तो कंसिडरिंग दैट टर्नओवर ऑल्सो वो असेस करते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, और बेस्ड अपॉन दैट टर्नओवर दे कैन गिव यू अ लोन. बेस्ड अपॉन योर ग्रॉस प्रॉफिट दे कैन गिव यू अ लोन. सो उनके पास एक ग्रॉस प्रॉफिट का प्रोडक्ट है, नेट प्रॉफिट का प्रोडक्ट सारे बैंक्स के पास है. सारे बैंक्स के पास है. इसके अलावा बैंकिंग सरोगेट का प्रोग्राम है. अगर आपका एक हाउसिंग लोन ऑलरेडी चल रहा है और आप उसकी EMI बिल्कुल टाइमली फर्निश कर रहे हैं, सो प्राइवेट बैंक सिर्फ वो रेगुलर टाइमली पेमेंट देखकर भी आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग लोन प्लस एन एनहांसमेंट दे देता है. ओके. सो ये प्रोडक्ट्स नेशनलाइज बैंक के पास नहीं है. और अगर हम होम लोन की कुछ प्री पेमेंट्स करते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का लोन है
1 करोड़ रुपए के लोन में मैं 6 महीने साल भर बाद मेरे को लगता है कि शायद थोड़े से पैसे हैं एंड लेट्स पुट इट इनटू लोन, क्या प्री पेमेंट पे कुछ चार्जेस लगते हैं या Zero. प्री पेमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट? Free of cost. So RBI has made it a mandate that no prepayment penalty would be levied on any housing loan. ओके, सो अगर वो लोन का टेन्योर 20 साल है और उस लोन के टेन्योर को मैं प्री पेमेंट करके 10 साल में ख़त्म कर देता हूँ, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं होंगे? आपको पार्ट पेमेंट करना अलाउड है, आप बिना किसी चार्जेस के पार्ट पे कर सकते हैं. सो व्हाट डज पार्ट पे मीन? दैट 1 करोड़ रुपए का लोन था, आज मेरे पास 5 लाख रुपए अवेलेबल है या 2 लाख रुपए अवेलेबल है, मैंने वो 2 लाख रुपए उस लोन अकाउंट में डाले और वो प्रिंसिपल कम हो गया. हाँ, सो आपको उस दिन से इंटरेस्ट लगना कम हो गया आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर. करेक्ट. राइट. आपके पास अगले 2 महीने में 5 लाख रुपए और आ जाते हैं, आप 5 लाख रुपए रीपे कर दीजिए. सो फिर आपका प्रिंसिपल बैलेंस कम आ गया ओके. और आप इंटरेस्ट कम देना शुरू कर देते हैं. ऐसे यूर पेइंग योर लोन अर्ली, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है. आप अपना लोन प्रीपे करना चाहते हैं, इसका मतलब कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का लोन था, 6 महीने बाद उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इफ इट इज़ 97 लाख रुपीज़, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आज यू नो सोल्ड अनदर प्रॉपर्टी और यू गॉट एन इनकम फ्रॉम समवेयर, आपके पास 97 लाख अवेलेबल हो जाते हैं. आप उस 97 लाख को पे करके बिना किसी चार्जेस में लोन बंद कर सकते हो. सो दिस इज अलाउड फ्रॉम डे 1. जीरो पेनल्टी चार्जेस? जीरो पेनल्टी चार्जेस. कोई 1 महीना, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, नो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो क्लॉज. बाकी सब लोन्स के ऊपर, अगर हम हाउसिंग लोन को सिर्फ छोड़ दें, बाकी सारे लोन्स के ऊपर एटलीस्ट 6 मंथ्स की कंपल्शन है. 180 डेज. 180 डेज. सो आरबीआई आपको बोलता है कि एटलीस्ट बैंक की जो कॉस्ट है, बैंक बिल्कुल ही लॉस में ना जाए आपको फंड करके, तो 180 दिन के लिए आपको वो लोन चलाना पड़ेगा. ओके. बाकी उसके बाद डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक, बैंक ने क्या टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं आपको, बट 6 महीने का क्लॉज तो हर लोन के अंदर होगा. होम लोन के अंदर कोई क्लॉज नहीं है? कोई क्लॉज नहीं है. ओके. तो अब मेरे को साहिल एक चीज़ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं बड़े समय से किसी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से पूछना चाह रहा था लोन्स के लिए. आप लोगों को डायरेक्ट कस्टमर जो प्रॉपर्टी ले रहा है विदाउट एनी रियल एस्टेट कंसल्टेंट, उससे ज़्यादा काम करने में आसानी होती है, या जहाँ पर रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन्वॉल्व होता है वहाँ ज़्यादा आसानी होती है? इट इज़ नॉट बिकॉज वी आर डूइंग द पॉडकास्ट, इट इज़ द अच्छा जो आपको जनरल आंसर है आपका, जो आपका सच आंसर है, वो आंसर चाहिए. देखो, मेरा सच आंसर ये है कि आई लाइक टू वर्क विद रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स. वाई? बिकॉज रेगुलरली इंट्रैक्शन होती है, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन सा लोन कितनी जल्दी निकलेगा. सो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है उनके साथ, उनको भी समझ आ जाता है. जैसे आपने देखा होगा रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स जब वास्तु वाले के साथ काम करते हैं तो उनको पता होता है कि अच्छा यार, एटलीस्ट अगर वास्तु वाले से नहीं भी कंसल्ट करा तो कौन से डायरेक्शन फेसिंग घर लेना है या कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है. ऐसे ही ना रियल एस्टेट कंसल्टेंट वर्क्स विद अस, उसको भी समझ आया था यार, अच्छा ये कस्टमर का प्रोफाइल है, इसका लोन यहाँ से जल्दी हो जाएगा. पिछले वाली फाइल में भी तो ऐसे ही हुआ था, वो जल्दी हो गया. सो वी लाइक टू वर्क विद रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, बट येस इजी है, बट हम काम सबके साथ ही करते हैं. सो इफ अ कस्टमर डायरेक्टली अप्रोचेस अस, वी वुड आल्सो लाइक टू सिट विद देम, अंडरस्टैंड, बट हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि रियल एस्टेट कंसल्टेंट पहले ही पेपर देख के बताया था यार ये इनकम है, ये आईटीआर है, साहिल भाई बता कहाँ से होगा. बट ऐसा होता है ना कि बीच में एक आदमी इन्वॉल्व हो जाए तो ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाता है, ट्रस्ट लेवल बेटर हो जाता है. ट्रस्ट लेवल बेटर हो जाता है. यस. ओके. सो अब मेरे को एक चीज़ जाननी है यार साहिल, जो आजकल ना देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. जब हम छोटे होते थे तो देयर वर ओनली 2 थिंग्स, इधर यू गेट इनटू योर फादर्स बिजनेस, इधर यू गो फॉर अ जॉब. यस. इसके अलावा कुछ नहीं होता था. यस. बट नाउ दिस डिजिटल थिंग हैज़ कम अप वेरी 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 लार्जली. यस. people are making money out of Instagram, people are making money out of whatsoever it takes to come on screen. यस. इन्फ्लुएंसर्स को बिजनेस काउंट करा जाता है? इन्फ्लुएंसर्स की जो इनकम है उसको बिजनेस इनकम काउंट करी जाती है, एंड दे कैन गेट लोन ऑन इट? सो दिस इज द न्यू जेन ज़ी. हाँ. एंड बैंक्स को इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी इनकम. इनकम तो है. इनकम तो है. यस. सो बैंक्स लोन दे रहे हैं इफ़ देयर इज़ अ स्टेडी इनकम, इफ़ द इनकम इज़ रेगुलर, इफ़ इट्स अ मंथली इनकम. ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम 3 महीने में एक बार आ रही है, 4 महीने में एक बार. But it is influencer thing is what? It is not a recurring income, right? Yes. It is like a business कि इस महीने काम हुआ बहुत सारा, इस महीने काम हुआ कम. Yes. तो वो recurring income तो नहीं हो सकती. So बिजनेसमैन की भी ऐसी इनकम नहीं होती. हाँ, नहीं होती. हाँ. तो उसको आप उसको किस कैटेगरी में कैलकुलेट करते हो, और क्या ये सब चीज़ों पे किसी इन्फ्लुएंसर को लोन मिलता है? सर बिल्कुल मिलेगा. आज के डेट में अगर आप जो कैरी बनाती
हाँ राइट, इज़ एन इन्फ्लुएंसर, आपको लगता है उसको लोन नहीं मिलेगा आज अप्लाई करेगा तो? बट अगर आप बोलोगे कि सारे इन्फ्लुएंसर्स को लोन मिले, सो ऑल बिजनेसमैन, इफ़ यू सेड अगर हम वैसे कैटेगराइज करें, सो बिजनेसमैन हु आर डूइंग गुड विल गेट लोन्स, बट हर बिजनेसमैन को लोन मिल रहा है नहीं मिल जिसने रहा, आज बिजनेस शुरू करा है? नहीं मिलेगा। सो बैंक्स का क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, सो वो क्राइटेरिया ये है कि दे सी दैट वेदर यू बिन इन टू द सेम लाइन ऑफ बिजनेस फॉर 3 years और नॉट। ओके सो बैंक अगर किसी को लोन देता भी है, बी इट अ सैलरीड एम्प्लॉई और अ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, सबसे पहला क्राइटेरिया है बैंक का कि क्या 3 साल, पंजाबी में बोलते हैं ना चट्टी बट्टी खट्टी, हाँ तो वो फेज उसने दिखा है बिजनेस में, जस्ट बिकॉज इट इज एन अकाउंटेड फैक्ट दैट 90% ऑफ बिजनेसेस क्लोज इन द फर्स्ट ईयर हाँ ऑफ इंसेप्शन, वेरी राइट वेरी राइट। राइट। 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं, तो क्या उसने वो जर्नी देखी है? अगर वो 3 साल बिजनेस में है और 3 साल प्रॉफिट्स हैं, रोलर कोस्टर राइड वाला। यस, तो बैंक्स लोन देने के लिए मतलब यू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग अ लोन। सो व्हाट बैंक्स टेक्स इनटू अकाउंट इज 3 years ऑफ यू बीइंग इन द सेम बिजनेस, दे लुक एट योर 3 years ITR, दे वांट 1 year बैंक स्टेटमेंट, दे वांट योर GST रजिस्ट्रेशन, आप GST रिटर्न कितना फाइल कर रहे हो, योर मंथली GST compliances, whether the taxes are being paid on time, and based upon these they sanction the loan. ओके सो मतलब सो इन्फ्लुएंसर्स को लोन मिलेगा। आज से कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ, 5 साल पहले की, 6 साल पहले की, तो जो टीवी एक्टर्स थे ना, उनको भी लोन मिलने में इशू होता था। आर यू सीरियस? यस, सो आई वुड नॉट लाइक टू नेम अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिनके लिए मैंने लोन कराया, जस्ट बिकॉज यू नो टीवी की लाइफ ना बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। हाँ So till the time you're looking good, shining you're and glowing. fit, yes, you're a star, आपको लोन मिल रहा है, आपकी इनकम अच्छी हो रही है, वो इनकम बहुत वेरिएबल है, आपके पास हो सकता है 1 सीरियल है, आपके पास हो सकता है 2 सीरियल्स हैं, क्या वो सीरियल्स फर्दर आपको रिन्यू करेंगे एज एन एक्टर? सो वो सब चीज़ें कंसिडर करते हुए आपको बैंक 20 साल का लोन दे दे, हो सकता है आप इस इंडस्ट्री को 2 साल बाद छोड़ जाओ। करेक्ट। So for new actors it becomes a little problem, but then if you're an established actor it's not a problem. ये प्रॉब्लम आज भी है? ये प्रॉब्लम आज भी है, ये प्रॉब्लम आज भी है। Okay. लेकिन अभी हमने मैं अगेन जो मैं बोल रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने अभी 1 साल पहले एक न्यू एक्टर, ही वॉज इन 2 shows, स्प्लिट्सविला में भी था, बिग बॉस में भी था, एंड देन ही स्टार्टेड अनदर शो। तो मैंने उनका लोन सैंक्शन कराया। 2 बैंक्स ने, जस्ट बिकॉज यू नो वी डोंट अप्लाई इन द बैंक, वी डिस्कस विद बैंक फर्स्ट द प्रोफाइल, दैट इज़ वाई वी टेल यू वाई कंसल्टेंट्स आर इंपॉर्टेंट, वी डिस्कस दैट एंटायर प्रोफाइल विद यू। सो एक बैंक ने बोला कि हाँ ठीक है, वी कैन लुक एट इट, ओके एंड वी गॉट दैट लोन सैंक्शनड ओके एंड इट वाज डन। जस्ट बीइंग अ न्यू एक्टर ऑल्सो इट वाज डन। ओह So then the loan was sanctioned for 1.5 CR. ओह नाइस। Yes, and he was buying a property worth 2.5 CR in Mumbai. सो साहिल, मेरा ना एक सवाल ये है कि जो जिन जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, उनके पेरेंट्स अगर ओल्ड एज में चले जाते हैं या दे सफ़र फ्रॉम समथिंग, एंड भगवान ना करे कि कुछ उनकी सेहत के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो उस केस में लोन का क्या होता है? लोन किसने लिया है? अगर लेट सपोज एक फैमिली है और उसके फादर साहब ने लोन लिया हुआ है, ठीक है। एंड भगवान ना करे उसके फादर साहब को कुछ हो जाता है, देन? सो बैंक पहले फैमिली को अप्रोच करता है टू गेट द लोन रिकवर्ड। अगर EMI टाइम पे जारी है, सो आप लीगल हायर चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टी का। व्हाट इफ कि बच्चे छोटे हैं और इनकम नहीं है? यस, सो इन दैट केस पहले बैंक अप्रोच करता है फैमिली को टू सेटल द लोन एंड क्लोज द लोन। दे वांट टू, जस्ट बिकॉज यू नो बैंक का एक ही मोटिव है आपको लोन देने के पीछे, दे वांट टू लेंड द मनी and get the interest. करेक्ट Right? So It's they're a into business. lenders. It's a It's a business for them. So कहीं पर भी अगर आप उसमें डिफॉल्ट करते हो, सो बैंक नेक्स्ट स्टेप जिसके ऊपर जाता है, बैंक वैसे इस एक्ट के अंदर जाना नहीं चाहता, विच इज एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज इट टेक्स अनदर 3 years फॉर द बैंक। सो बैंक तभी अपने इनकम क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया सब कुछ फुलफिल करके आपको लोन देता है, ऐसे नहीं देता। ऐसे नहीं देता। सो अगर ये फिर भी ये सिचुएशन आती है बैंक के साथ, सो पहले बैंक प्रॉपर्टी लीगल हायर्स को एक ऑप्शन देता है दैट यू पे ऑफ द लोन एंड सेटल इट। इफ़ दे आर अनेबल टू डू इट,
then bank is left with no other choice to acquire the property and resell the property. Okay. Lekin now there is a new thing that the banks are doing, and I guide all my customers to do it. Banks are giving loans and they are insuring those loans as well. Insurance to the loan. Yes. And what does that mean? So that means that if you're buying a property worth 4 crores and you've taken a loan of 1 crore, bank is going to insure 1 crore of that loan. So उसके लिए एक बहुत nominal सा amount आता है. So that depends again upon the age of the participant who've taken the loan. Okay. And if you're covered under that loan, the benefits of that policy are such that पहली चीज़ तो if there is a mishappening and the person passes away, then the loan gets waived off if you've covered the entire loan. Secondly, they are riders in the policy. So they cover 13 critical illnesses Okay. and even heart attack. It's sort of a health policy? No, it's not a health policy. It only covers this loan. Okay. Health policies are different. Okay. Wherein आपको ट्रीटमेंट लेना है उसके लिए मतलब आपको मेरी insurance हेल्थ मिल की प्रॉपर्टी का हेल्थ की पॉलिसी का इससे कुछ लेना कोई देना लेना देना नहीं है. इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉलिसी. Yes. ओके. It's a different policy given by that particular bank to cover only this particular loan. ओके. So 13 critical illnesses are also covered. अगर आपको सिर्फ diagnosis भी होता है, अच्छा. it's a trauma for the family if say someone who has a loan gets diagnosed with cancer, right? So family और सबका intention ही जाता है businesses fail that time. Correct. When the head of the family and the head of the business actually suffers a problem. इस case में भी even when you are diagnosed and you get treated and you are fit, but diagnosis पे bank loan waive off कर देता है. Oh. If you suffer a heart attack and you survive that, bank loan waive off कर देगा. If you have that policy. If you take the riders in this policy. Oh. Yes. Okay. A certified doctor has to specifically say in his report that this particular gentleman suffered a heart attack or this particular gentleman has been diagnosed with these particular critical illnesses. आई थिंक यही एक रोल है जो हमें डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स या डीएसएस बताते हैं. Yes. इसीलिए हमें डायरेक्ट बैंक के पास जाके नहीं लोन लेना Yes. चाहिए. एंड दिस इज वेयर वी शुड इन्वॉल्व कंसल्टेंट इन एवरीथिंग 100%. so that we can have the clarity of what the services we are getting and what services we should get. और कोविड फेज में हमने बहुत फैमिलीज ऐसी देखी हैं जो इंश्योरेंस लेने से पहले बोलते थे यार ये एडिशनल कॉस्ट की क्या ज़रूरत है. और जिन लोगों ने इंश्योरेंस ली थी देयर फैमिलीज आर सिक्योर्ड, दे हैव देयर हाउसेस जस्ट बिकॉज हमने कितनी अनटाइमली डेथ्स देखी हैं उस फेज में. करेक्ट. सो इट्स एन एडिशनल थिंग दैट यू शुड टेक. अगर आप बैंक से नहीं लेना चाहते, आप एडिशनली यू कैन टेक इट फ्रॉम अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. बट जो पॉलिसी बैंक देता है, बैंक उसको भी लोन में दे देता है. सो इफ़ यू टेकिंग अ लोन ऑफ 1 crore, बैंक अगर वो पॉलिसी आपको देता है, बैंक वन टाइम प्रीमियम चार्ज करता है आपसे. Correct. सो बैंक अगर 3 लाख रुपए का प्रीमियम चार्ज कर रहा है फॉर द इंटायर टेन्योर, बैंक ऑल्सो फाइनेंसेस दैट इंश्योरेंस. अच्छा, वो सो आप अपनी पॉलिसी pocket के से लिए भी नहीं- इंश्योरेंस पे, Yes. पॉलिसी के लिए भी लोन है. यस, आप अपनी पॉकेट से नहीं दे रहे हो. यू हैव द ऑप्शन ऑफ गिविंग इट फ्रॉम योर पॉकेट. ओके. बट बैंक उसको भी आपको लोन के फॉर्म में दे देता है Oh. एंड यू आर जस्ट पेइंग अ सब्सिडाइज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ योर EMI. सो रादर देन पेइंग 3 लाख रुपीज़ वन टाइम, आप उसका सिर्फ 350-400 रुपये अपनी EMI में ऐड करके दे रहे हो. विच इज आई शुड, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा ही करना चाहिए. 100%. क्योंकि भगवान ना करे कुछ हो जाए तो Yes. इट गेट्स वेव्ड ऑफ विद द लोन. Yes. Okay. Yes. Yes. So Sahil, now let's come to the very interesting question which is coming in my hand. Okay, we take 3 situations. Okay. So one is that a husband wife has taken a loan. Okay. Second is जैसे आज हम जेनजी में जी रहे हैं, किसी का शादी करने का मन नहीं होता. सो अ कपल हु इज लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप, दे हैव टेकन अ लोन टुगेदर बिकॉज people have that mindset of growing financially, career wise, but not settling down. Okay. Third, if husband wife get separated and they have a loan on their head. Okay. So what are these 3 criterias, इसमें क्या क्या situations आती हैं? ठीक है. सो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को रिआइटरेट करूँगा दैट हु ऑल आर एलिजिबल ऑफ टेकिंग अ लोन टुगेदर. Okay. सो फैमिलीज, यस. Husband wife, yes. हस्बैंड वाइफ, यस. फैमिली में कोई भी रिलेशन हो, इफ इट्स इन द ब्लड रिलेशन. सो ब्रदर, 2 brothers कैन टेक प्रॉपर्टी टुगेदर, ब्रदर फादर कैन टेक प्रॉपर्टी टुगेदर.
आज के रेट में अगर मैं सो प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, लोन, दे कैन टेक अ लोन टुगेदर. नो आई एम जस्ट कमिंग ऑन टू दैट पार्ट जहाँ पर दो फैमिलीज अलग अलग इन्वॉल्व हो रही है. ब्लड रिलेशन में तो वी नो दैट वी कैन टेक लोन्स. Yes. मतलब सो लोगों का एक क्वेश्चन और होता है कि मैं प्रॉपर्टी अपनी मदर के नाम से लेना चाहता हूँ लेकिन इनकम मेरी है, तो लोन मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा. प्रॉपर्टी आप अपनी मदर के नाम पे लीजिए, लोन के अंदर हम मदर और आपको को एप्लीकेंट कर वी देंगे, हैव आपको सीन लोन अ मिल वेरी जाएगा. रिसेंट केस. यस. तो ऐसे डेफिनेटली लोन मिलेगा. आप अपने फैमिली में किसी भी इंडिविजुअल के नाम पे प्रॉपर्टी लेकर अपनी इनकम के बेसिस पे आप लोन ले सकते हैं. रिलेटेड पार्टीज गेटिंग अ लोन डन इज ईजी. अनरिलेटेड पार्टीज, व्हेन आई से अनरिलेटेड, सो पीपल हु आर लिविंग इन लिव इन, बैंक उसको इस क्राइटेरिया से देखता है कि आपका कहीं ना कहीं एक टच बेस होना चाहिए. सो इफ यू आर देयर इन बिजनेस टुगेदर, Okay. right? As partners. Unrelated, yes, as partners. So unrelated parties. So one gentleman is Mr. Arora, the other is Mr. Bhatia. They do not have any, family link. They are working together. They are business partners. So yes, they can get a loan together. Okay. Taking income of their business together, they can jointly own a property. Bank will give you a loan. Okay. Just because, seeing that you guys have been doing business, क्योंकि बैंक का आपने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया 3 साल की आपने आईटीआर दे दी कि 3 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं, सो बैंक को स्टेबिलिटी मिल जाती है. वो लोन बिजनेस को मिलेगा ना बेसिकली? नहीं सर, बिजनेस आप एंटिटी को हाउसिंग मिलेगा. लोन नहीं, आप हाउसिंग लोन भी ले सकते हो साथ में. Okay. यू कैन ओन अ प्रॉपर्टी टुगेदर Okay. जस्ट बिकॉज यू बीन टुगेदर एंड यू आर डूइंग बिजनेस टुगेदर. बट लिव इन में जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अगर दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी लीगल एंटिटी नहीं, तो नहीं मिलेगा. बैंक लोन नहीं देता. सो वन इंडिविजुअल, इफ हिज इनकम इज सफिशिएंट, ही कैन टेक अ लोन ऑन हिज पर्टिकुलर इनकम, ओन द प्रॉपर्टी इन हिज पर्टिकुलर नेम. बट हाँ, अनरिलेटेड पार्टीज को बैंक लोन करने में कंफर्टेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज वन पार्टी, द अदर पार्टी वन फाइन डे सेज दैट मैं इस प्रॉपर्टी में मुझे शेयर नहीं चाहिए, आई वांट टू सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी. सो दैट बिकम्स अ हैसल फॉर द बैंक. तो बैंक कहता है जब आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं है तो मैं आपके साथ रिलेशन क्यों रखूं? यस यस यस. देन लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट जहाँ पर जहाँ रिलेशन बहुत अच्छा बना हुआ है. हस्बैंड वाइफ हैव टेकन अ लोन टुगेदर. Yes. Now the situation has come up that they have to part ways. तब So again, same question. You have to close the loan. बैंक आपसे रिपेमेंट मांगता है. okay. So उस केस में जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक एन अनटाइमली डेथ ऑफ वन इंडिविजुअल एंड द बैंक हैज़ टू गो इन सरफासी एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी, आपके पास टाइम है. सो क्योंकि आपका डिवोर्स भी ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और कल फाइल हो गया और कल डिवोर्स हो गया. Exactly. It's a long process. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो हियर यू हैव टाइम टू सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी. सो ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है तो प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं. You can find a buyer for that property. We can even transfer the loan of one particular individual to another party who is buying the house. अच्छा. So मान लीजिए A है, A के नाम पे प्रॉपर्टी है, A के नाम पे लोन चल रहा है उस प्रॉपर्टी पे. If B wants to own the same property and he says that I want to buy the property and I can take over the loan, जो सेम अमाउंट आपका लोन चल रहा है या फिर कम अमाउंट का भी, so we can finance that particular loan to this particular gentleman from a different bank or from the same bank. अच्छा, ये हो जाता है. So bank take overs करते हैं लोन. बैंक टेक ओवर कर लेते हैं. तो आपने तो ये मेजर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी Yes. लोगों की. ये Yes. बड़ा एक ऐसा सवाल था जो मेरे को लगता है कि शायद जेनजी के दिमाग में तो आज भी चल रहा होगा, क्योंकि आजकल ना लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है. और जो लोग जॉब ज्वाइन करते हैं दे ज्वाइन एट अ वेरी अर्ली स्टेज और बेसिक पैकेज ही इतना होता है कि उनकी नीड्स अच्छे से बड़ी फुलफिल हो जाती हैं. दे आर लेफ्ट विद सम सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम एंड पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी वेरी वाइसली. सो पीपल कम टू अस एट वेरी अर्ली स्टेज, वेरी अर्ली एज कि करण भाई हमारे को प्रॉपर्टी लेनी है, कि करण भाई हमारे को इन्वेस्ट करना है. बट उनके साथ क्या है कि दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू थोड़ा सा छोटा बजट, कि हमारे को उस छोटे बजट के अंदर इन्वेस्ट करना है, उस छोटे बजट के अंदर हमारे को चीज़ें देखनी है. तो हाउ कैन you as a loan consultant and I as a real estate consultant, how can we help these people to grow with their investments? Yes, rightly said Karan. People have started early. So देखो हम ये बात बोलते हैं ना कि when you start early, there's a long way to go. Exactly. Right? So people have started making good decisions. Here, what we can, as a loan consultant, what I can do is, and what people should also be aware of, that they can get longer tenure loans. Currently, the disposable income that they have, as per as purchasing a new property, might be limited. But सबके पैकेजेस अच्छे हो गए हैं. They have that 25% that we were discussing as a down payment. Correct. So they can look at a better value.
ऑफ लोन। अभी लोगों को पहले क्या होता था कि हम प्रॉपर्टी लेंगे ना तो सारा पैसा अपनी जेब से देंगे. People who are buying properties worth crores, they used to give their entire capital Correct. and buy properties. Correct. People are now making a smart decision in terms of buying properties by giving a small amount as down payment and taking the rest amount as a loan. Paying monthly. Paying monthly, taking rest amount of loan just because this is the lowest rate of loan available to you. So people get a loan tenure of from say 20 years to 25 years to 30 years as well for purchasing a new house. So if somebody is starting early at the age of 24 or 25, Yes. if he takes a loan of 30 years till 55, he is free from all of the liabilities and he has made an asset. Yes. 30 years भी तब या 25 years भी तब when he continues with that loan. But generally मैं आपको एक और अच्छा scenario बताता हूँ. When you start early, you always have the capacity of growing your income. Correct. And at that point in time, your EMI becomes smaller. उस टाइम पे शायद वो आपको EMI पिंच कर रही थी. Correct. ठीक है कि ये EMI हैवी है. इनकम छोटी थी ना. तब इनकम छोटी थी. इनकम छोटी थी. बट जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, आपकी इनकम बढ़ती है, वो EMI छोटी लगने लग जाती है. राइट. तो आप अर्ली पेमेंट शुरू कर देते हो. यस, यू पे अर्ली पेमेंट्स. अगर मैं किसी भी लोन की लाइफ साइकिल की बात करूं, इट्स एक्चुअली अ स्टडी दैट नन ऑफ द लोन्स क्रॉस 7 years. सो आप अगर 20 साल का भी लोन ले रहे हो, 25 साल का भी लोन ले रहे हो, बट एक एवरेज साइकिल लोन की 7 साल ही है. 7 साल के अंदर सारे लोन बंद हो जाते हैं. 7 साल इज फॉर द होम लोन यू आर टॉकिंग अबाउट. फॉर एवरी लोन. सो अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेता है 30 साल का, उसकी इनकम इस हिसाब से बढ़ रही है कि वो 7 साल से ऊपर लोन चलाता ही नहीं है. वो लोन बंद कर देता है. इट इज कंप्लीटली राइट ना दैट वी आर सेइंग कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है. 100%. साहिल, व्हेन वी कम टू द ऑक्शन प्रॉपर्टीज, यू नो, आजकल वो होता है कि ऑक्शन प्रॉपर्टीज में और जब हम बाजार से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ह्यूज गैप ऑफ बाइंग दोज थिंग्स. लोन उसमें कैसे इनकलकेट होता है और कैसे मदद करता है? देखो, ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ में ना मैं इन्वेस्टर्स को, आपके इन्वेस्टर्स को एक चीज़ आपके पॉडकास्ट के थ्रू गाइड करूँगा कि इफ़ एनी इंडिविजुअल इज़ लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन एन ऑक्शन प्रॉपर्टी, if that is their first property, they should refrain from it. They should not buy it? They should not buy it. Why? देखो, ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ पे लोन होता है, बहुत लिमिटेड बैंक्स करते हैं ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ पे लोन. अब जब एक कमोडिटी के ऊपर लिमिटेड लोग ही इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, सो करण, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, सो आप किस तरह की प्रॉपर्टीज में डील करना चाहेंगे? राइट, जिसके अंदर कोई लिटिगेशन ना हो, जिसके अंदर फ्री फ्रॉम हैसल, राइट, जिसके सारा टाइटल क्लियर हो. आप किसी इन्वेस्टर को दिलाएंगे तो इन्वेस्टर भी लॉन्ग टर्म में वापस ना आ जाए 1 साल बाद कि यार ये क्या प्रॉपर्टी लगी थी, इसके अंदर ये इशू है, ये प्रॉब्लम आ रही है. राइट. सो यू वुड लाइक टू गेट एम ए प्रॉपर्टी विच इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बेंसेस, फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स, सो दैट कस्टमर इज हैप्पी इन लॉन्ग टर्म. एनी इन्वेस्टर हु इज बाइंग their first property, or for that matter second property, should refrain from buying an auction property. Why just because so? there are limited banks who are doing it. Okay. The reason why limited banks are doing it is that there are certain litigations involved in this. So एक auction property, मान लो मैं repay नहीं कर पाया, yes, मैं repay नहीं, auction की property होती क्या है? So I as a bank has lended a money to a certain person. उसने एक property के ऊपर certain amount का loan लिया था जो वो repay नहीं कर पाया. सो बैंक का इंटरेस्ट कहाँ है? देखो, बैंक ने जो लोन दिया है, बैंक ने वो वैल्यू रिकवर करनी है, और उसके अलावा जो कैश अमाउंट है वो डिफरेंस आ जाता है. तो बैंक अमाउंट बढ़ जाता है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए. सो यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बाय दैट प्रॉपर्टी. सो द ऑक्शन वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी विज़-अ-वी बाइंग दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम द मार्केट गोज अप. सो बैंक वैल्यू बढ़ जाती है उस प्रॉपर्टी की. सेकेंडली, उस प्रॉपर्टी के अंदर लिटिगेशन इन्वॉल्व है. सो बैंक आपको, बिकॉज समबडी वाज नॉट एबल टू रीपे द लोन, यस, उस प्रॉपर्टी के अंदर आपके नाम पे टाइटल वाया वे ऑफ रजिस्ट्री नहीं आया. सो द सेलर इज नॉट गिविंग यू रजिस्ट्री, बैंक इज गिविंग यू सेल लेटर. सो कोर्ट से सेल लेटर आता है, वो आपको मिला है. हमने बहुत सारे केसेस के अंदर ये भी देखा है कि ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सेलर है प्रॉपर्टी का, सॉरी नॉट द सेलर, द पर्सन हु इज डिफॉल्टेड ऑन दैट प्रॉपर्टी, उसने इस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी किसी के साथ बयाना कर दिया था. ओके. विच वॉज नॉट डिस्क्लोज एट द पॉइंट ऑफ ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. ऑक्शन होने के बाद एक और बायर प्रॉपर्टी का खड़ा हो जाता है ये बोलते हुए कि आई हैव गॉट अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट. मैंने इस प्रॉपर्टी के ओनर को फॉर एग्जाम्पल 25% और 10% या 15% अमाउंट दिया हुआ है, एंड ही ऑल्सो इज नाउ अ क्लेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी.
सेम प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू टू पर्सन नाउ. यस. सो लिटिगेशंस इन्वॉल्व है उसके अंदर. सेलर खड़ा हो सकता है वापस, या उसके लीगल हायर खड़े हो सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर. कितने साल तक सेलर खड़ा हो सकता है वापस? सो बैंक 2 साल का टाइम लेता है. सो बहुत सारे बैंक्स ने सेक्शन रखी हुई है उसके ऊपर. बिफोर 2 years ऑफ दैट सेल लेटर हैपनिंग, वी वोंट गिव अ लोन ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. अच्छा, बैंक लोन नहीं देता 2 साल तक किसी भी ऑक्शन प्रॉपर्टी? सो देयर ओनली हैंडफुल ऑफ बैंक्स. सो मैं बोलूँगा 3 या 4 बैंक्स हैं. ओके. कुछ NBFCs हैं जो लोन देती हैं. वो NBFCs हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती हैं. सो योर कॉस्ट ऑफ फंडिंग गोज हायर. सो एक प्रॉपर्टी जिस पे अगर आप हाउसिंग लोन लेते 8.35% पे, 8.4% पे, 8.5% पे, विज़िवी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NBFC आपको सेम एक ऑक्शन वाली प्रॉपर्टी पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, जस्ट बिकॉज इट्स एन ऑक्शन प्रॉपर्टी. 4.5% का डिफरेंस. यस. सो मैं ऑक्शन की प्रॉपर्टी को एक कच्चा लालच बोलूँगा. जो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस शुड नॉट बी योर प्राइमरी प्रॉपर्टी दैट यू बाइंग. ओके. As an investor, if you want to invest and you can involve in litigations, you can bear that cost of being a little mentally disturbed when you buy a property for 2 years. You should go that. मैंने अभी recently एक लोन करा था एक particular individual का, who is basically in an NBFC. He's at a leading position in an NBFC. Okay. Yes. So I did that loan for 3 crore rupees of that particular gentleman, which was done at a very good rate. Just because, as I told you, only a handful of banks do it. But this loan was done in the month of February. Okay. Till date, we are sitting in December. February 24 to December 24. उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है. Shit. सो वो टाइटल उनके नाम पर ट्रांसफ़र करने में इशू आ रहा है. लोन ले लिया, प्रॉपर्टी सेल हो गई, और वो रोज़ हुड्डा के चक्कर काट रहे हैं ऑथराइजेशन आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने के लिए. प्रॉब्लम है. यस. बट दिस वाज नॉट हिज फर्स्ट प्रॉपर्टी. तभी ही इज विलिंग टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट मैं हैरान होता हूँ कि वो कस्टमर रोज़ हुड्डा के ऑफिस जा रहे हैं, जाते हैं, और फिर नई चीज़ आ जाती है, फिर नई चीज़ आ जाती है. It is a problem for you as a consultant also, Yes, no? Because yes, you are involved yes. throughout February to December तक you are also involved, ना? Yes. So it is a problem for you as well. Yes. So if you But the loan has been disbursed. ऐसा नहीं है, लोन तो हमने उसी टाइम डिस्बर्स कराते हैं, बिकॉज ऑक्शन प्रॉपर्टीज में ना टाइम रिस्ट्रिक्शन भी होती है. But- दैट विद इन 15 days you have to make the payment. but as I know and as I feel कि एक लोन कंसल्टेंट तो एक लाइफ टाइम रिश्ता निभा रहा होता है ना. हाँ सर, हम एक लाइफ टाइम रिश्ता 2 वजह से निभाते हैं. एक, कस्टमर को अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो कस्टमर क्यों परेशान हो उस चीज़ के लिए. सो हम हमारे साथ रेगुलरली रिक्वायरमेंट क्या रहती है कस्टमर की कि अगर उसका लोन चल रहा है तो उसको 31 मार्च के बाद इंटरेस्ट स्टेटमेंट चाहिए. कि उसने कितना इंटरेस्ट पे करा है उसको अपने इनकम टैक्स के अंदर. सो वी हेल्प हिम इन दैट. ही कैन डायरेक्टली अप्रोच द बैंक फॉर इट ऑल्सो, ही कैन अप्रोच अस ऑल्सो. प्लस उसको बैंक से अगर कोई रिक्वायरमेंट है लोन के रिगार्डिंग तो वी हेल्प हिम इन दैट. हमारा इंटरेस्ट क्या रहता है उसके अंदर, जस्ट बिकॉज वी बिन गिविंग सर्विस टू आवर क्लाइंट्स, वी गेट रेफर्ड बाय आवर क्लाइंट्स. And it is rightly said that once you are referred, you are preferred. Yes. So it is rightly said. Yes. So Sahil, you spoke about NBFCs, right? Yes. So what is the major difference when it comes to loans? कि NBFC और बैंक से लोन लेने में क्या फ़र्क होता है? पहले हमारे कंज्यूमर्स को आप ये बताओ कि NBFCs होते क्या हैं? So NBFCs are non-banking financial corporations. ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिला, बट दे फंक्शन ऑलमोस्ट लाइक अ बैंक. सो दे कैन टेक डिपॉजिट्स, वो FDs कर सकते हैं. उनके FDs का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बेटर मिलता है आपको विज़ावी बैंक. दे कैन लेंड लोन्स. सो सेम प्रोसेस है बैंक की तरह. वो इंडिविजुअल से FDs के फॉर्म में पैसा लेते हैं, लेंड करते हैं पैसा. RBI से पैसा लेकर पैसा आपको फर्दर लेंड करते हैं. सो फ़र्क सिर्फ ये है कि वो सिर्फ एक अकाउंट खोल के दे सकते हैं आपको, सेविंग अकाउंट्स. ओके. यस. सो NBFCs और बैंक में सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी सारी बैंकिंग सर्विसेज देते हैं. सब कुछ देते हैं सर. ओके. तो उनके इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली हायर रहते हैं. हाँ, उनके इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि बैंक्स आपको जिस रेट पे FD दे रहा है, राइट, तो आप NBFCs को उस रेट के लिए तो पैसा नहीं देंगे. Obviously. So if NBFCs offer you a better rate of interest on those particular deposits, He'll charge you more. yes, and their cost of funding goes a little higher. Okay. So when they're taking money from RBI or from an XYZ financial institution, they take money and they further lend. So that is the reason they charge a little bit higher.
but they're very good NBFCs, reputed NBFCs who are into lending business, like Tata Financial Services. So Tata है, Bajaj है, they're Saman Capital है, so they're among few. Reputed ones. Yes. Okay. So अगर मैं NBFCs के नाम करूँ तो शायद 100-150 NBFCs होंगी अभी. Ah. Yes. Who are into funding business. Okay. And they're active doing business in They're market. active doing business. ओके वेरी नाइट. तो साहिल, आजकल ना एक ट्रेंड चला यार, जहाँ पर ना लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं एट अ वेरी अर्ली स्टेज. वी कॉल इट द सॉफ्ट लॉन्च स्टेज ऑफ द प्रॉपर्टी, Yes. वेयर वी शोकेस द नक्शा हाँ. एंड द लेआउट्स एंड द रेंडरिंग्स. Yes. और जहाँ वहीं पर लोग बाय कर लेते हैं एंड दे हैव अ पेमेंट प्लान ऑफ 4 years बिकॉज प्रॉपर्टी 4, 4.25, 5 साल में बन के खड़ी होती है. ठीक है. तो जब वो लोग उस चीज़ को उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो लोगों के पास एक स्लैब होता है. वो जैसे आपने बताया कि 25% खुद पे करना होता है किसी भी लोन के अंदर. 25% द कंज्यूमर हैज़ टू पे एंड रेस्ट 75% कैन बी टेकन एज द लोन. तो उसमें ना देयर इज अ पेमेंट प्लान Yes. wherein for the first 25% you have to pay in 90 to 120 days, and then you get a flexibility of paying the rest of the money in stages. So उसमें लोन कैसे काम करता है और उसमें हमारी इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है? सो उसके अंदर लोन ऐसे काम करता है कि बैंक, देखिए बैंक यहाँ पर ना आपका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है. सो व्हेन आई से आप इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है. पहले क्या होता था कि बिल्डर्स पैसा तो ले लेते थे इन्वेस्टर्स से और वो फर्दर लैंड एक्विजिशन के अंदर वो पैसा जाता था. अब बैंक्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं. सो बैंक प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. सो मान लीजिए आपने आज एक लोन सैंक्शन कराया, फॉर एग्जाम्पल यू बाइंग अ प्रॉपर्टी वर्थ 2 crore, यू डिसाइड कि मुझे 1.5 crore रुपए का लोन चाहिए. आपने 1.5 CR का लोन सैंक्शन कराया बैंक से. बैंक वो पैसा बिल्डर को स्टेज वाइज देगा. 4 साल में देगा. 4 साल में देगा और आपसे वो हर स्टेज पे डिसबर्समेंट साइन कराएगा. सो वेर इन ऑल 3 parties आर इन वन सिंक कि हमने फॉर एग्जांपल वो पेमेंट प्लान आपके पास भी आता है आपके बिल्डर बाय एग्रीमेंट के अंदर आता है. कि हमने फर्स्ट स्टेज ये है, फर्स्ट स्टेज पे हम 30 लाख रुपीज़ देंगे, सेकेंड स्टेज पे हम अनदर 30 लाख देंगे, थर्ड स्टेज में हम अनदर 30 लाख देंगे, ऐसे ऐसे करके अमाउंट बढ़ेगा. करेक्ट. राइट. सो उसके अंदर आप भी वेरीफाई कर सकते हैं कि बिल्डर ने वो स्टेज कंप्लीट करी है नहीं करी है. बैंक ने एक लीगल पार्टी ऑलरेडी हायर करी हुई है. बैंक की टेक्निकल टीम है जो जाके वेरीफाई करती है, ड्यू डिलिजेंस करती है. यस, वो ड्यू डिलिजेंस करती है. वो जाके वेरीफाई करती है वेदर दैट स्टेज हैज बीन अचीव्ड और नॉट. Okay. बेस्ड अपॉन दैट अचीवमेंट बिल्डर बैंक से डिमांड करता है और बैंक फर्दर आपसे डिमांड करता है फॉर दैट डिसबर्समेंट. ओके. तो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रह सकती कि जो उन्होंने स्टेज बोली, लेट्स से कि उन्होंने स्टेज बोली कि हम आपसे 3rd फ्लोर की स्लैब में लेंगे, तो अगर 3rd फ्लोर की स्लैब नहीं डली हुई तो बैंक नहीं देगा. नहीं, बैंक नहीं देगा. और आप क्योंकि वो पैसा स्टेज वाइज डिसबर्स हो रहा है, आप जब वो पैसा डिसबर्स होता है आप उतने भी इंटरेस्ट पे करते हैं. सो इट इज़ नॉट लाइक यू पेइंग इंटरेस्ट ऑन द इंटायर 1.5 CR दैट हैज बीन सैंक्शन टू यू. ओके. यू आर ओनली पेइंग इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट that has been disbursed to the builder. Let's say if it is 30 lakh rupees, तो 30 lakh rupees पे ही इंटरेस्ट जाएगा. Yes. और जब आप नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं when the 60 lakh is being disbursed, तो वो 60 lakhs का मतलब ये कैलकुलेशन बैंक डे वाइज करता है. राइट. सो जब वो 60 लाख डिसबर्स हो जाएगा तो फिर पूरे 60 लाख से ऊपर लोन अमाउंट डिसबर्स होगा. मैं एक और चीज़ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, बैंक का एक और प्रोडक्ट. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट केप्ड सीक्रेट्स ऑफ बैंक्स, जो ना कंसल्टेंट्स आपको बताते हैं, जो ना बैंक आपको खुद बताता है. बैंक होम लोन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है. एंड देयर आर ओनली अगेन हैंडफुल ऑफ बैंक्स हु आर डूइंग दिस. ओके. एनबीएफसीज में किसी के पास नहीं है. सीक्रेट्स खुल रहे हैं. यस. सो आपने अगर होम लोन लिया है तो आप अपने होम लोन के ऊपर आप एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हो. अच्छा. यस. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू मूव इनटू अ रेडी टू मूव इन हाउस, आपने 1.5 crore रुपए का होम लोन लिया, बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सीइंग यूर अ बिजनेसमैन और इवन ए सैलरीड एम्प्लॉय, बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकता है उतने अमाउंट की इन दैट लोन. आपके पास सरप्लस आता है आपके बिजनेस में जो आपको बिजनेस में यूज़ करना है. हाँ. राइट. सो आपके पास से फॉर एग्जांपल आपके पास रेगुलर अकाउंट में रहते हैं 20 लाख 25 लाख रुपए जो आप फर्दर अपने स्टॉक परचेज करने के लिए बाद में यूज़ कर लेते हैं. सो रादर देन कीपिंग दैट मनी इन योर करंट अकाउंट, यू डोंट गेट एनी रिटर्न इन योर करंट अकाउंट, राइट. So rather than keeping that money in your current account, you keep that money in your home loan overdraft account, and
you can save on your interest on a per day basis. So अगर आपने 1.5 CR का लोन लिया हुआ है और आपके पास 20 लाख रुपीस, even if they are available for 5 days, you park that money in that home loan account and interest for 5 days for that 20 lakh rupees would not be charged. And this amount is readily available to you. आप सिर्फ एक चेक कट करो और जैसे अपने करंट अकाउंट में चेक कट करके पेमेंट करते हो वैसे ही आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो. अच्छा, इट इज एज सिंपल एज दैट. Yes. So you get a checkbook for that account as well. So आपको सिर्फ एक उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट आपने फंड्स ट्रांसफर करने हैं, आपका इंटरेस्ट लगना बंद हो गया. So आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली कम्स डाउन. Yes, drastically. And if it's 20 lakh rupees तो 20 lakh rupees पे इंटरेस्ट तो it's a good amount. Even for 5 days. So ऐसा नहीं है कि आपको पूरे महीने मेंटेन करना है. So किसी भी दिन के 4 बजे से पहले अगर वो अकाउंट के अंदर हिट कर जाता है तो that day also will be counts. Yeah, it will be counted that your fund was available. Okay, that's something new to us and Yes. that's something new to our consumers as well. तो यार अब ना एक बड़ी क्या है कि जिसमें जो लोग बड़े पुराने समय से एक घर में रह रहे हैं, लाइक एंसेस्ट्रल हाउस है, और बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके पास घर के प्रॉपर्टी पेपर्स थे, वो प्रॉपर्टी पेपर्स जिन्होंने संभाले हुए थे वो नहीं रहे हैं. हाँ जी. एंड प्रॉपर्टी पेपर्स ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, बट उन बच्चों के पास डुप्लीकेट कॉपीज, फोटो कॉपीज हैं. हाँ. उस केस में क्या हम लोन ले सकते हैं अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी? सो हमें उसका सो करण, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी थी आपके एंसेस्टर्स के नाम पर, दादाजी के नाम पर, दादाजी इज़ नो मोर. सो उस केस में सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है. हाँ, राइट. सो जितने सक्सेसर्स हैं वो लीगल हायर Survival. के. उस केस में हम एक टाइटल जनरेट कर सकते हैं सर्वाइवर मेंबर. ओके. तो सर्वाइवर मेंबर के नाम से आप किसी भी एक इंडिविजुअल के नाम से अपने राइट्स देकर उसके अगेंस्ट हम लोन ले सकते हैं. बट आपको ये रिपोर्ट करना पड़ता है. सो एन FIR हैज़ टू बी डन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. राइट, कि मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स गुम हो चुके हैं. ओके. अब इसके अंदर मैं एक कुछ टाइम पुराना क्लासिक एग्जांपल दूंगा. सो रोहिणी में बहुत हुआ है. सो लोगों ने करा क्या कि रिपोर्ट करा कि मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स गुम हो गए हैं. राइट. सो पीपल वेंट टू DDA की लैंड है, DDA का अप्रूव्ड एरिया था. सो DDA से कन्वेंस डीड हुई थी लोगों के नाम पर जब वो फ्री होल्ड हुए वहाँ के लैंड. सो लोगों ने जाकर रिपोर्ट करा कि मेरी कन्वेंस डीड गुम हो गई. तो अथॉरिटी ने एक और कन्वेंस डीड दी. फिर उन्होंने बोला फिर से गुम हो गई, अथॉरिटी ने एक और कन्वेंस डीड दी. सो ऐसा एक एग्जांपल है, एक इंडिविजुअल जिन्होंने 4 ऐसी कन्वेंस डीड बनाई. पहले सिबिल नहीं होता था. सो व्हाट डज सिबिल डू? सिबिल आपके इससे पहले तो 2009 तक के लोन देखता था, अब वो बैक टैक सारे लोन धीरे करके डेटा कंपाइल करके पुराने लोन्स भी दिखा रहा है अब. सो सिबिल करता क्या है कि आपके जितने लोन्स आपने लिए हुए हैं, इट शोज दैट you've taken a loan on this particular property from this particular bank. लोन ट्रैक कि आपने वो लोन कैसा चलाया, वो लोन कहाँ से चल रहा है और किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चल रहा है. ओके. वो ये भी शो करता है आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं, कितने व्हीकल लोन चल रहे हैं. सो पहले ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं था. राइट. सो लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक्स जो रिपोर्ट नहीं करते थे, ग्रामीण बैंक, इन सब से एक इंडिविजुअल ने 4 कन्वेंस डीड बनाई, 4 जगह से लोन लिया, प्रॉपर्टी वैल्यू से ज़्यादा का लोन ले लिया. प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, इंडिविजुअल के लोन चल रहे हैं 3.5 करोड़ के. तो उस केस में क्या होता है? और सर कनाडा चले गए. डिफॉल्ट. Yes. Now those 4 banks are fighting that who will own the property. Only because this mechanism was missing. So now authorities do not give another set of original copies. ये तो इंडिया का इतिहास है कि लोन लेके लोग बाहर ही जाते हैं. ये तो इंडिया में चलता चला आ रहा है. Yes. So coming on to this thing, साहिल, हम लोग जब ये रजिस्ट्रीज कराते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस कराते हैं, तो इसमें ना देयर इज अ स्लैब रेट्स कि आप रजिस्ट्रेशन किसके नाम करवा रहे हो. व्हेन इट इज अ फीमेल, आपकी स्लैब नीचे होती है. इफ द बोथ ऑफ द कपल इज डूइंग इट और द मेल फीमेल इज इन्वॉल्व्ड, मदर और बेटा इन्वॉल्व्ड है, तो इट इज अ डिफरेंट स्लैब. एंड इफ इट्स ऑन द मेल नेम देन इट इज अ डिफरेंट स्लैब. Yes. सो उस केस में आपने आज, मतलब अब के सिनेरियो में देखें तो रजिस्ट्रीज फीमेल्स के नाम पे बढ़ती हुई देखी है? बिल्कुल बढ़ती हैं.
just because we've seen a lot of women entrepreneurs and government also promotes women entrepreneurs. So वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रीज लेडीज़ एप्लीकेंट के नाम पे हों. हमने बहुत सारे सिनेरियोज में देखे हैं कि जितनी हमारी बनिया कम्युनिटी है ना, वो ये बोलती है कि भाई हमारे घर की लेडीज़ हमारी लक्ष्मी है. करेक्ट. तो वो उनके नाम से रजिस्ट्री कराती हैं. सभी बोलते हैं. सभी ये बोलते हैं. सो उनके अंदर ज़्यादा प्रिविलेंट है कि वो लेडीज़ के नाम से रजिस्ट्री कराते हैं. ऑफ कोर्स इसके अंदर रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम है. ओके. बट अगर लोन पर्सपेक्टिव से पूछोगे तो वो प्रॉपर्टी भले ही आप फीमेल एप्लीकेंट के नाम से लो, आप मेल एप्लीकेंट के नाम से लो, हमारे लिए तो दोनों बराबर है. यस, ड्यू डिलिजेंस बराबर है. हम लोन अगर वो प्रॉपर्टी सिर्फ फीमेल एप्लीकेंट के नाम पे है तब भी दे सकते हैं, कीपिंग बोथ मेल एंड वाइफ हस्बैंड ऑन द लोन स्ट्रक्चर, कंसिडरिंग इनकम ऑफ द हस्बैंड और कंसिडरिंग द इनकम ऑफ द फीमेल एप्लीकेंट. हम लोन सिर्फ एक इंडिविजुअल के नाम पे भी दे सकते हैं. So if the female applicant wants to own the property in her name, has got an income which will help her in repaying the loan. So we can even give a loan on the name of a single applicant as well. Being a male or a female applicant, that does not make a difference. Okay. So अब क्विकली ना इसको एक लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है कि हमारे कंज्यूमर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा. हाँ जी. हम लोन में ना इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड और इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होते हैं. कौन सा चूज करना है? अगर अभी के गिवन सिनेरियो की बात करोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टेक इट ऑन अ फ्लोटिंग बेसिस. बट लोगों को पता कैसे लगेगा और लोगों को इन्फॉर्म कौन करेगा? हम कंसल्टेंट्स इन्फॉर्म करेंगे एंड पीपल कैन बी सेल्फ अवेयर एज वेल. ओके. सी करेंटली आर रेपो रेट. सो मैं बता देता हूँ कि फ्लोटिंग और फिक्स के अंदर फ़र्क क्या होता है. फ्लोटिंग इज़ कि आज अगर आपने होम लोन लिया और वो अगर 8.4% पे है, सो इट विल बी फिक्स फॉर द इंटायर टेन्योर एट 8.4%. जनरली बैंक्स पूरे टेन्योर के लिए लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं करते हैं. जस्ट बिकॉज इतनी अगर 20 साल का कोई लोन ले रहा है तो 20 साल के लिए हेजिंग बैंक नहीं कर सकता. मार्केट सिनेरियोज भी चेंज होते हैं. यस, मार्केट सिनेरियो चेंज होते हैं. तो बैंक जनरली उसको फिक्स करता है 3 से 4 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए. और फ्लोटिंग रेट क्या होता है कि मान लो आज 3 महीने बाद क्रेडिट पॉलिसी चेंज होती है और बैंक रेपो रेट कम कर देता है. सो जितना रेपो रेट कम होगा उतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा. दिस इज ओनली फॉर बैंक्स. ओके. सो आरबीआई इज द गवर्निंग अथॉरिटी फॉर बैंक्स. आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है सारे बैंक्स के लिए दैट व्हेन यू गिव अ होम लोन इट शुड बी डायरेक्टली लिंक विद द रेपो रेट. और ये बैंक अपने आप कम कर देगा या बैंक को कंज्यूमर हैज टू शूट अ मेल? नहीं, कंज्यूमर को कुछ नहीं करना. अब पहले ये सिनेरियो था क्योंकि लोन डायरेक्टली रेपो रेट के साथ लिंक नहीं थे. तो अगर अभी रिसेंटली किसी ने अपना लोन लिया होगा और बैंक से लिया है तो प्लीज़ चेक करिए, आपके सैंक्शन लेटर के अंदर 2 वेरिएंट्स होते हैं. वन इज द स्प्रेड ऑफ द बैंक एंड वन इज द रेपो रेट. सो रेपो रेट, करंट रेपो रेट इज 6.5%. 6.5% प्लस योर स्प्रेड computes to the rate of interest that you've been offered. Okay. So whenever there is a rate cut, that means रेपो रेट जब भी कम होता है तो ऑटोमेटिकली बैंक का स्प्रेड सेम रहता है, राइट? तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा. करेक्ट. एग्जैक्टली उतने पॉइंट से जितना रेपो रेट कम हुआ है. Okay. इससे पहले अगर आज से हम 4 साल 5 साल पहले की बात करें तो ये ऐसा नहीं होता था. ठीक है. बैंक्स लेंड करते थे अपने प्राइम लेंडिंग रेट के अकॉर्डिंग. आरबीआई रेपो रेट कम करता था 50 बेसिस पॉइंट्स. बैंक्स अपनी लेंडिंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसका डिस्काउंट कस्टमर्स को देते थे. तो वो कई बैंक्स में 30 बेसिस पॉइंट्स, कई बैंक में 25 बेसिस पॉइंट्स, कई बैंक में 40 बेसिस पॉइंट्स भी आता था. बट एग्जैक्टली उतना नहीं आता था. Okay. इस सिनेरियो में कस्टमर्स को शूट करना पड़ता था मेल कि यार आई एम गोना शिफ्ट माई लोन टू दिस पर्टिकुलर बैंक जस्ट बिकॉज दे आर ऑफरिंग मी अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इधर यू रिड्यूस माई लोन और आई एम शिफ्टिंग टू दिस पर्टिकुलर बैंक. बट नाउ that difference is no more there. So whatever rate cut RBI is doing, you will get 100% benefit of that. Okay. So automatically आपको कुछ नहीं करना उसके लिए. और आज के सिनेरियो में जो आपका क्वेश्चन था कि आप क्या रिकमेंड करते हैं, सो जस्ट बिकॉज द रेपो रेट इज ऑन अ हायर साइड राइट नाउ. हमने कोविड के टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट केम डाउन टू एज लो एज 6.5%. सो वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोना गो डाउन अ लिटिल. पिछले 4 बार से अगर आप आरबीआई की रेपो रेट पॉलिसी देखोगे तो देवर अनचेंज, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेट कट. ओके. सो हमारे को फ्लोटिंग रेट्स पे जाना चाहिए 100%. करंट सिनेरियो में इट शुड बी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. सो साहिल, अब ना क्या है कि वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. Yes. एज वेल एज end of 2024. Yes. And while entering 2025, what should be your tips to consumers who will be, going to buy the real estate or who will invest in real estate
what are your go-to tips regarding the loans so that people don't get cheated in the market? So I would like to give 3 tips to all of you who are either looking at buying a property or looking at investing in a property. Please do take बैंक सीरियसली. आपका अगर कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है, मेक टाइमली पेमेंट्स. आपका कोई लोन चल रहा है, कार लोन, हाउसिंग लोन, प्लीज़ डू नॉट डिले योर पेमेंट्स. लोगों को लगता है हम मंथ एंड में दे देंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, सेम मंथ में जा रही है EMI. बट सिबिल में इवन अ डेज डिले गेट रिपोर्टेड. सो मेक श्योर योर पेमेंट्स आर ऑन टाइम. Secondly, do take a loan. I have seen a lot of people, even if they're buying property worth 10 crores, they would like to take a loan of 20 lakhs. I'll tell you why, Karan. People, जैसे आपने सिनेरियो बताया, दादाजी ने प्रॉपर्टी ली थी, प्रॉपर्टी पेपर कहाँ रख दिए पता ही नहीं कहाँ है. सो प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक आपके बिहाफ पे सेफ रखता है इन सेफ्टी वॉल्ट्स. सो बैंक के सारे पेपर्स चेन्नई में जाते हैं. दे आर केप्ट इन फ्लड प्रूफ, फायर प्रूफ सेफ्स. ओके. सो आप जितना सेफ नहीं रख सकते प्रॉपर्टी पेपर को, बैंक सेफ रखता है. एंड बैंक आपकी प्रॉपर्टी के लीगल चेक करता है. इफ दैट प्रॉपर्टी हैज़ गॉट अ लिटिगेशन और एन इनकम्परेंस, और इफ एनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इज मिसिंग, या कोई क्लेमेंट तो नहीं है प्रॉपर्टी का, बैंक आपके बिहाफ पे चेक करता है एट अ वेरी नॉमिनल फीस. अगर आप खुद चेक कराने जाएंगे तो बैंक की प्रोसेसिंग फीस से ज़्यादा वो फीस तो है. लोन लेना चाहिए प्रॉपर्टी. 100% लोन लेना चाहिए. तीसरी चीज़, and this is an insider tip to all of you who are looking at buying a property. One secret quickly. Yes, one quick secret for all the businessmen. Start maintaining a average balance of more than 5 to 6 lakh rupees in your account. Average balance in your current account, so that easily you can get a loan of 3.5 crores. 3.5 to 5 crores. अच्छा, मिल जाएगा. Oh, that is a secret that we have got. And Sahil, thank you so much for coming over. Thank you so Pleasure. much for My sparing pleasure, your Karan. time and giving the insights to our consumers and our viewers. Thank you, ladies and gentlemen. This is Karan from Big Steps Ventures Private Limited. We are your real estate experts, with Sahil from the Lending Tree Financial Services, your loan expert. Thank you for watching.